Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic contract of bailment. तो contract of bailment में एक पर्सन जिसे हम बेलर बोलेंगे वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस किसी पर्सन को देता है जिसे बेली बोला जाता है। तो जो गुड्स डिलीवर कर रहा है वो बेलर है, जिसके पास गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं वो बेली है। सो एक स्पेसिफिक पर्पस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए गुड्स डिलीवर किए जाते हैं और वो पीरियड खत्म होने के बाद अकॉर्डिंग टू बेलर्स इंस्ट्रक्शंस या तो उन्हें रिटर्न कर दिया जाता है बेलर को, या फिर हो सकता है कि बेलर बोले एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद इसे डिस्पोज ऑफ कर दो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है ये अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। और जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। जब भी बेलर बेली को कोई गुड्स डिलीवर करता है, कोई भी सामान डिलीवर करता है, तो बेलर को सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है। कोई भी ऐसे फॉल्ट्स हैं गुड्स के अंदर, उस सामान के अंदर, जिनमें कोई फॉल्ट है जो बेलर को पता है, वो उसे बेली को भी बताना है। कोई भी ऐसी चीज है जो उस गुड्स के यूज में इंटरफेयर कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे बेली को रिस्क हो सकता है, बेलर को वो सारी चीजें बेली को बतानी है। मान लो कि अगर मेरी कार खराब है, मैं मैकेनिक को दे के आती हूँ कि सर इसको ठीक कर दो, 10 डेज के बाद मुझे रिटर्न कर देना। तो मैं बेलमेंट कर रही हूँ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, गाड़ी ठीक करने के लिए। तो मैं बेलर हूँ और वो जो सामने मैकेनिक है वो बेली है। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको सब कुछ बताऊं कि कार में क्या डिफेक्ट है, उसके यूज में कुछ इंटरफेयर अगर कर सकता है, किसी चीज से अगर सामने वाले को रिस्क हो सकता है, मुझे सारी चीजें उनको बतानी है। ओके। तो अगर जो बेलर है वो ऐसा डिस्क्लोजर नहीं करता है, अगर मैंने मैकेनिक को नहीं बताया कोई भी फॉल्ट है गाड़ी के अंदर और जिसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हो जाता है, तो मुझे वो सारा बर्डन बेयर करना पड़ेगा, बेलर को वो सारा बर्डन बेयर करना पड़ेगा। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, अगर मैं बेलमेंट करती हूँ हायर के लिए, मैंने अपनी गाड़ी किसी को 3 दिन के लिए हायर पे दे दी कि ठीक है आप फॉर अ पर्पस रेंट आप 3 दिन के लिए मेरी गाड़ी ले जाओ। तो यहाँ पे चाहे मुझे डैमेज के बारे में पता था, चाहे मुझे फॉल्ट के बारे में पता था, चाहे मुझे फॉल्ट के बारे में नहीं पता था, अगर सामने वाली पार्टी को बेली को कोई भी डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो मैं उसकी भरपाई करूंगी। नॉर्मल बेलमेंट पे तो जिन चीजों के बारे में मुझे अवेयरनेस है वो मुझे बताना होता है, नहीं बताऊं तो मुझे लॉस की भरपाई करनी है। लेकिन अगर मैं हायर पे सामान देती हूँ, वहां पे अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भी फॉल्ट निकल के आता है जिसके बारे में मुझे नहीं भी पता था, तो भी मैं डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सामान या गुड्स उसे डिलीवर किए गए हैं उन्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना है, जैसे वो अपने पर्सनल गुड्स का ख्याल रखता है। अगर मान लो मैंने कोई चीज दी बेली को, उसने अपने सामान के साथ मिक्स कर दिया मेरे कंसेंट के साथ, मैंने एक अपने बेली को वीट डिलीवर करी, उसको बोला कि 2 मंथ्स के लिए तुम अपने पास रखो, वो अपनी वीट को और मेरी वीट को मिक्स कर देता है मेरे कंसेंट के साथ, फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो भी वीट का जितना वैल्यू होगा उतना हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर वो कोई चीज मेरे कंसेंट के बिना मिक्स कर देता है, वीट को मेरे कंसेंट के बिना मिक्स करता है, और ऑब्वियसली इस सेपरेट तो किया नहीं जा सकता वीट को कि उसके वाली वीट कौन सी है मेरे वाली वीट कौन सी है, तो फिर जो भी मेरे लॉसेस हैं वो बेली बेयर करेगा। लेकिन अगर ऐसी चीज मिक्स की जाती है जिनका सेपरेशन पॉसिबल है, तो सेपरेशन के जो चार्जेस हैं वो बेली ही पे करेगा, क्योंकि उसने मेरी मर्जी के बिना मिक्सिंग कर दिया था। ठीक है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेली विद रिगार्ड्स टू द गुड्स, बेली की क्या ड्यूटी बनती है विद रिगार्ड्स टू गुड्स। उसकी ड्यूटी है कि जितने टाइम के लिए उसको बेलमेंट के लिए सामान दिया गया है, जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाए वो मुझे वो सामान रिटर्न कर दे। ठीक है, अगर वो मुझे टाइम पे सामान रिटर्न नहीं करता और उस दौरान कोई लॉस या डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कोई डिटीरियरेशन हो जाता है गुड्स का, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, द बेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ओके। अगर कोई अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर जो भी मैंने सामान दिया है बेली को उसमें कुछ इंक्रीज होता है, उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उस पे भी बेलर का हक होगा। अगर मान लो कि आप किसी को बेलमेंट पे काव देते हो फॉर अ फ्यू मंथ्स, इन फ्यू मंथ्स में अगर वो काफ्स देती है, बच्चे पैदा करती है वो काव, तो उनपे भी बेलर का ही हक होगा, बेली नहीं रख सकता है। कोई भी इंक्रीज या प्रॉफिट पे बेलर का ही हक होता है, जबकि अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया। अब बेली के भी कुछ राइट्स हैं। बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द बेली फॉर एनी लॉस which the bailey may sustain because by reason that bailor was not entitled to make the bailment। अगर मान लो मेरी जो कार है वो मेरी थी ही नहीं, मैंने पर बेली को दे दी, मैकेनिक को दे दी, मैंने चोरी की कार बेली को दे दी, और कल जो असली ओनर है वो आके अगर मैकेनिक पे
कोई केस कर देता है, उस पे कोई इश्यू क्रिएट करता है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है सारा लॉस बेयर करने की, क्योंकि बेली वाज़ नॉट अवेयर कि ये गुड्स मेरे नहीं हैं। मेरा अगर टाइटल टू गुड्स नहीं है, बेली ने तो गुड फेथ में रख लिया, उसको लगा कि मेरी गाड़ी है, उसने रख ली ठीक करने के लिए। यहाँ पे असली ओनर अगर मैकेनिक को कुछ नहीं बोल सकता, मेरी ज़िम्मेदारी है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स, क्योंकि बेली ने तो गुड फेथ में उसको उसको लगा ही नहीं कि कुछ गड़बड़ है। ओके? तो बेलर की ज़िम्मेदारी होती है सारे लॉस को बेयर करने की। अगर मैंने बेली को सामान दिया है, कुछ काम करना है, उसपे कुछ उसका स्किल यूज़ हुआ है, तो वो मेरा सामान मुझे तब तक वापस नहीं करेगा जब तक मैं उसके एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर लेती। अगर मैंने मान लो किसी पर्सन को गोल्ड दिया कि गोल्ड या डायमंड दिया कि इसको पॉलिश कर दो, तो अब उसका स्किल लगा इसको करने में, पॉलिशिंग करने में, ठीक करने में, जो भी करना है, तो उसका मुझे उसको एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। मुझे एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर सामान अपने पास रख लेगा और इसे बोलते हैं बेलीज लियन। इफ अ बेली हैज रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड टू हिम, उसका राइट है कि रेम्युनरेशन रिसीव करे। और यहाँ पे भी इफ द गुड्स आर केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्युनरेशन, the baler shall repay the pay to bail either necessary expenses incurred by him for the purpose of the baler। तो इवन अगर आपने रेम्युनरेशन का नहीं भी डिसाइड किया था, तो जो बेली का खर्चा हुआ है वो तो बेलर को देना ही पड़ता है। अगर बेली ने अपना कोई स्किल या लेबर एक्सरसाइज किया है तो रेम्युनरेशन देना भी बनता है। ओके, सो बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा टेस्ट सीरीज जो है जैब एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और इसके अलावा मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, और एग्जाम से जस्ट पहले हमारा क्रैश कोर्स आएगा, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी विच इज अनसेफ, दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, ए इज इंजर्ड, व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन। ए ने बी को अपना कैरेज हायर पे दिया, ठीक है, अब उसको भी नहीं पता कि अनसेफ है। ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, अच्छा, बी का जो कैरेज है वो ए ने हायर पे लिया, और उन्हें पता ही नहीं है, जिसने हायर पे दिया उसे भी नहीं पता है कि ये अनसेफ है, लेकिन हायर पे दिया है। तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था, चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो फॉल्ट का, बेलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर इंजरी, बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एज ही वॉज नॉट अवेयर, ए एंड बी विल डिवाइड द लॉस, नन ऑफ द अबव। तो डिवाइड नहीं करेंगे, बी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ए ने हायर किया ना बी का कैरेज, बी अवेयर नहीं था फिर भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हायरिंग के केस में डैमेज के लिए बेलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, बी इज रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बेलमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है रिगार्डिंग बेलमेंट। इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, the baler will be responsible for damages only if he is aware of the defects। हायर के केस में क्या होता है, बेलर तब भी रिस्पॉन्सिबल होता है अगर वो नहीं भी जानता है डिफेक्ट्स के बारे में। तो ये स्टेटमेंट्स तो हो जाती हैं गलत। द बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस ऑफ गुड्स इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न ऑन टाइम, ये बिल्कुल सही है। अगर बेली सामान टाइम पे रिटर्न नहीं करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा डैमेजेस के लिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए अगला है, इफ द बेली हैज रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल इन द रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड टू हिम, ही हैज अ राइट टू रिटेन सच गुड्स अंटिल ही रिसीव्स रेम्युनरेशन ड्यू टू नेगेटिव लियन, बेलीज लियन, बेलर्स लियन, नो सच लियन। तो इसे बेलीज लियन बोलते हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बेली के भी राइट होता है अपने पास पोजेशन रखने का जब तक उसे रेम्युनरेशन ना मिल जाए। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, the person delivering the goods is called dash and the person to whom goods are delivered is called dash। जो डिलीवर करता है उसको क्या बोला जाता है, जिसे डिलीवर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।